हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कल हमने 35 क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लिए थे। आज आगे की पीडीएफ को आगे बढ़ाते हैं और इस वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो कल का क्वेश्चन पहले रिकैप कर लेते हैं। पहला जो लास्ट में क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था वो किया था, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसकी शिशु मृत्यु दर सबसे कम थी। तो इसका जो सही आंसर था वो था केरल राज्य। 2001 से 11 के बीच में जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर थी वो सबसे कम रही थी नागालैंड की। एक तो ये क्वेश्चन डिस्कस किया था। फिर 2011 की जनगणना के अनुसार जो केरल राज्य है इसमें शिशु मृत्यु दर जो है सबसे कम रही थी। यहाँ 12 जो शिशु हैं उनकी मौत हुई थी। और सबसे ज़्यादा की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा शिशु मृत्यु दर रही थी। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण से अभिप्राय है। ए ऑप्शन है भूमि, जल, वायु, पौधे एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है। बी ऑप्शन है उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है। सी ऑप्शन है आपका भौतिक, जैविकीय एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतः क्रियात्मक व्यवस्था जो अंत संबंधित होते हैं। और डी ऑप्शन है आपका उपयुक्त सभी। तो इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं वे बिल्कुल सही हैं। पर्यावरण उन सभी स्थितियों और प्रभावों का कुलयोग होता है जो जीव समूह के विकास एवं जीवन पर असर डालते हैं। पर्यावरण के अंतर्गत वायु, जल, भूमि आदि शामिल होते हैं। साथ ही गतिशील रूप में मानव, अन्य जीव जंतु, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव समूह और अन्य गुणों के बीच अंतर भी इसके अंतर्गत समाहित होता है, ठीक है। अगर पर्यावरण के एक मैप की बात करें तो आप इस तरह से बना सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, इस तरह से आप अच्छे से समझ सकते हैं। बीच में लिखिएगा पर्यावरण, ओके। ऊपर आप लिख सकते हैं स्थल मंडल। स्थल मंडल मतलब कि लिथोस्फीयर, पर्वत, मैदान, रेगिस्तान इसमें आ सकते हैं। तीनों चीजें आएंगी, मैदान भी आएंगे। स्थल मंडल का मतलब क्या आएगा, पर्वत, मैदान और रेगिस्तान। इधर आपका आएगा जीव मंडल, बायोस्फीयर, जिसमें आते हैं पेड़ पौधे। बायोस्फीयर में क्या क्या आता है, जीव मंडल में पेड़ पौधे एवं जीव जंतु। इधर आएगा आपका जल मंडल या हाइड्रोस्फीयर। कभी कभी हिंदी में हाइड्रोस्फीयर लिख के दे सकते हैं, इसलिए हमने दोनों नाम आपको बता दिए। जल मंडल ना लिखा हुआ होगा तो आपको हाइड्रोस्फीयर हिंदी में लिखा हुआ मिलेगा, तो वो भी आप ध्यान रखिएगा, नाम दोनों याद रखिएगा, ठीक है। जल मंडल में क्या क्या आ जाएंगे, नदी, झील, तालाब, सागर इत्यादि। फिर आपको नीचे आ जाता है वायुमंडल, ठीक है। वायुमंडल, वायुमंडल में क्या क्या आता है, एटमॉस्फेयर में क्षोभ मंडल एवं समताप मंडल, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी के फेफड़ों के रूप में माना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इजी है और आप सभी को अच्छे से पता भी होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमेजन वन। अमेजन वर्षा वन आप सभी ने सुने होंगे, लास्ट ईयर इसमें आग लग गई थी, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। पर अमेजन जो है दुनिया का मतलब पूरे विश्व का 20% ऑक्सीजन जो है पैदा करता है अमेजन वर्षा वन। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, याद रखिएगा। अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी के फेफड़ों के रूप में माना जाता है। विश्व की लगभग 20% ऑक्सीजन पैदा करता है। अत्यधिक विस्तृत होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत बड़ा भाग अपने में समाहित करता है, इसलिए इसको कार्बन सिंक भी कहते हैं। कभी क्वेश्चन पूछे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े तो भी अमेजन वर्षावन, कार्बन सिंक तो भी अमेजन वर्षावन। कितनी ऑक्सीजन पैदा करता है, तो दुनिया की 20% ऑक्सीजन अकेले अमेजन वर्षावन से रिलीज होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कीवी है। ए ऑप्शन है उड़न अक्षम पक्षी जो केवल न्यूजीलैंड में पाया जाता है। बी ऑप्शन है एक रेगिस्तानी सर्प, ये तो ऑप्शन गलत है क्योंकि कीवी एक चिड़िया होती है। सी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया का सबसे तीव्र गति से उड़ने वाला कायरोप्टन स्तनी। डी ऑप्शन है गिद्ध की एक प्रजाति जो अमेजन के जंगलों में पाई जाती है।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये एक पक्षी होता है उड़न अक्षम, मतलब ये उड़ने में सक्षम नहीं होता है, और ये एक पक्षी होता है और ये न्यूजीलैंड में पाया जाता है। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी भी है ये, उड़ने में अक्षम पक्षी है, केवल न्यूजीलैंड में ही पाया जाता है। ये न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय प्रतीक भी है। बस इस पक्षी की 5 प्रजातियां पाई जाती हैं, इसमें 2 प्रजातियां पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक होती हैं। कभी पूछ लिया जाए कि जो कीवी है उसकी कितनी प्रजातियां पाई जाती है, 5 प्रजातियां पाई जाती है, ये केवल न्यूजीलैंड में ही पाया जाता है, और ये न्यूजीलैंड का नेशनल सिंबल भी है, राष्ट्रीय प्रतीक भी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। भारत अवस्थित है, ये ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, ए ऑप्शन है अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तथा देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम से 97 डिग्री पश्चिम 25 पूरब के मध्य। तो इसका जो सही आंसर है वही डिस्कस कर लेते हैं। तो जो हमारा भारत है, भारत का मैप आप सभी को बनाने आता होगा, नहीं बनाना आता है तो फिर आप अपने सामने मैप को चिपका लीजिएगा। मोस्टली अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपने मैप लगा ही रखा होगा, मैं अपने रूम ऑफिस का आपको फ़ोटो दे दूंगी, इस तरह से आप चिपका सकते हैं। आप पूरे दिन में 50 बार देखेंगे मैप को, अपने आप से आपको याद हो जाएगा कि कौन सी चीज़, वो कौन सा राज्य, कौन सी यूनियन टेरिटरी कहाँ पर लोकेटेड है। एक वर्ल्ड का लगा लीजिए, एक भारत का लगा लीजिए, एक उत्तर प्रदेश का लगा लीजिए, 50 बार दिन में देखेंगे तो अपने आप ही याद हो जाएगा कि कौन सी लोकेशन पर कौन सा चीज़ है। ठीक है, तो अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक और देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब के मध्य जो है भारत लोकेटेड है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। अब इसके बारे में थोड़े विस्तार की अगर बात करें तो भारत की जो आकृति है वो किस तरह की, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। देखो, एक भारत का एक रफली डायग्राम बनाते हैं। मेरा स्टाइलस पेन थोड़ा सही चल नहीं रहा है, फिर भी आप समझ लीजिएगा कि किस तरह से आप भारत का मैप बना सकते हैं। तो इस तरह ये यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, ये बहुत ही रफली है, बिल्कुल ऐसा नहीं बनाना है आपको, बहुत अच्छे से बनाना है। ठीक है, तो ये आपका जैसे भारत है, तो पूछा जाता है कि भारत की जो आकृति है वो किस तरह की है, तो इसको कहते हैं चतुष्कोणीय। ठीक है, आप देख रहे हो, 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना। तो भारत की जो आकृति है चतुष्कोणीय है। ये विषुवत रेखा के उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के लगभग मध्य से गुजरती है। ठीक है, तो ये मध्य से गुजरती है, तो इतना क्वेश्चन आपको याद रखना है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें स्थान पर है, और जनसंख्या की दृष्टि से पहले चीन पहले स्थान पर आता था, अब भारत पहले स्थान पर आने लगा है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची द्वितीय से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों में नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। इसमें इधर पहाड़ियाँ दी गई हैं, इधर राज्य दिए गए हैं। तो गारो खासी जयंतिया जो पहाड़ियाँ होती हैं वो कहाँ पर होती हैं, मेरी जो पहाड़ी है वो कहाँ पर है, कोल्लई मलाई कहाँ पर है, तो डालमा कहाँ पर है। अब बहुत बार ऐसा होता है आपको 1-2 वो आती हैं पहाड़ियाँ और नहीं आती हैं, तो आपको जो आती हैं पहले उन्हें कनेक्ट कीजिएगा। तो गारो जो होती है वो कहाँ पर है, आप सभी को पता है, गारो खासी जयंतियाँ जो है वो कहाँ पर है, मेघालय में है। ठीक है, मेरी जो है वो कहाँ की है, तो मेरी जो है अरुणाचल प्रदेश की है। ठीक है, और कोल्लई मलाई जो है, जितने में मलाई आ जाए, अन्ना मलाई, मधु मलाई, तो ये सब कहाँ पर आती हैं, तो ये आती हैं तमिलनाडु में। तमिलनाडु की जो भी है तो उसमें आप मलाई ज़रूर आता है, तो आप उसे याद रख सकते हैं। तो डालमा बच्चा वो कहाँ की है, झारखंड की। तो इस तरह से आप अगर 2-3 ऑप्शन आपको नहीं भी आते तो भी आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, लेह अवस्थित है। ए ऑप्शन है झेलम नदी के बाएं तट पर, झेलम नदी के दाएं तट पर। अगला प्रश्न है, लेह अवस्थित है। ए ऑप्शन है झेलम नदी के दाएं तट पर, बी ऑप्शन है झेलम नदी के बाएं तट पर,
सी ऑप्शन है सिंधु नदी के दाएं तट पर और डी ऑप्शन है सिंधु नदी के बाएं तट पर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, सिंधु नदी के दाएं तट पर लेह अवस्थित है। अब लेह है कहाँ पर, ये सभी को पता ही है। लेह जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख जिले। अब पहले क्या हुआ था, जब ये क्वेश्चन आया था उस समय लद्दाख और जम्मू कश्मीर अलग अलग नहीं थे और एक ही राज्य था जम्मू कश्मीर और उसका एक जिला था लद्दाख। अब आप सभी को पता है कि ये यूनियन टेरिटरी बन चुका है। तो ये कहाँ पर है, तो लद्दाख में है। लेह कहाँ पर है, लद्दाख का एक जिला बन जाता है और यह समुद्र तल से 115 फुट की 1,15,000 फुट की ऊंचाई पर श्रीनगर से 160 मील पूर्व तथा यारकंद से लगभग 300 मील दक्षिण में और श्रीनगर से 160 मील पूर्व तो यारकंद से 300 मील दक्षिण में लद्दाख पर्वत की श्रेणी के आंचल में ऊपरी सिंधु के दाहिने तट के 4 मील दूर स्थित है। बहुत ज्यादा लिखा हुआ है, आप इतना याद रखिएगा। लेह जो है कहाँ पर है, सिंधु नदी के दाएं तट पर अवस्थित है और यह एशिया की सबसे ऊंची मौसमी वेधशाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ये हो जाती है कि ये जो है एशिया की सर्वाधिक ऊंची मौसमी वेधशाला होती है। अब फिर से आपको मिलान करना है 42 क्वेश्चन में। परियोजना दी गई है और राज्य दी गए हैं। तो मैटूर परियोजना दी गई है, मयूराक्षी परियोजना दी गई है, नागार्जुन सागर परियोजना दी गई है, हीराकुंड परियोजना दी गई है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। अब राज्य की बात कर रहे हैं तो मैट्यूर परियोजना है, सबसे पहले आप याद रखिएगा कौन सी नदी पर है, तो ये जो है कावेरी नदी पर है। कौन सी नदी पर है, कावेरी नदी पर है और है कहाँ पर, तो ये तमिलनाडु में है। फिर आती है मयूराक्षी, तो ये मुरली नदी पर है। कभी नदी पूछ ली जाए तो इसलिए नदी भी याद रखिएगा, ये मुरली नदी पर है और ये पश्चिम बंगाल की है। मयूराक्षी कहाँ की है परियोजना, तो ये पश्चिम बंगाल की है। नागार्जुन तो ये कहाँ की है, तो ये तो आप सभी को पता है कृष्णा नदी पर। आप ऐसे याद रखिएगा, कृष्ण भगवान जो थे वो किसके सारथी बने थे, अर्जुन के। तो नागार्जुन सागर किसकी परियोजना है, तो कृष्णा नदी की परियोजना है और कौन से राज्य में है, तो ये आंध्र प्रदेश राज्य में है। फिर आ जाती है हीराकुंड परियोजना जो कि महानदी पर है और जो कि ओडिशा में है। और ओडिशा के बाद इडुक्की परियोजना भी याद रखिएगा। इडुक्की परियोजना जो है पेरियार नदी पर केरल राज्य में है। फिर हिडकल परियोजना कभी पूछ ली जाए तो घाट प्रवाह कर्नाटक में है और ये किस तरह की उद्देश्य है, इसका सिंचाई एवं जल विद्युत शक्ति है। ठीक है, अगर मैटूर परियोजना का उद्देश्य पूछ लिया जाए तो ये विद्युत उत्पादन से संबंधित परियोजना है। मयूराक्षी परियोजना की अगर उद्देश्य पूछ ली जाए तो पहले पूछा जाएगा मुरली नदी, फिर राज्य पश्चिम बंगाल और ये किस लिए है, तो ये शक्ति उत्पादन एवं सिंचाई के लिए है। नागार्जुन कृष्णा नदी पर है आंध्र प्रदेश राज्य में, ये भी शक्ति उत्पादन एवं सिंचाई के लिए है। हीराकुड बांध जो है महानदी पर है उड़ीसा राज्य में और ये भी शक्ति उत्पादन एवं सिंचाई के लिए है। और इडुक्की पेरियार में है और ये जल विद्युत शक्ति के लिए है। और हिडकल घाटप्रभा नदी पर है कर्नाटक राज्य में और ये सिंचाई एवं जल विद्युत के लिए कार्य करती है। तो इस तरह से आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा। ए ऑप्शन है एशिया, बी ऑप्शन है यूरोप, सी ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, डी ऑप्शन है दक्षिणी अमेरिका। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन। यूरोप महाद्वीप के कुल स्थल क्षेत्र का सर्वाधिक भाग जो है मैदानों से घिरा हुआ है। अगर यूरोप की बात करें तो इसमें 4 पर्वत हैं, 21 पहाड़ियां हैं, पठार 8 हैं और मैदानों की अगर बात करें तो 67 मैदान हैं। ठीक है, एशिया की अगर बात करें तो एशिया में 20 पर्वत हैं, 24 पहाड़ी हैं। परसेंट की बात कर रहे हैं, ये गिनती में बात नहीं कर रहे हैं, ये परसेंट में बात कर रहे हैं। पठार 24% है और मैदान जो है 32% है। अफ्रीका की अगर बात करें तो अफ्रीका में 3% पर्वत हैं, 1% पहाड़ियां हैं, 71% पहाड़ हैं, पठार हैं और 25% मैदान हैं। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका की अगर बात करें तो 11% यहाँ पर पर्वत हैं और 9% पहाड़ी हैं, 24% पहाड़ हैं, वो पठार हैं और 56% यहाँ पर मैदान है। तो सर्वाधिक परसेंट की अगर बात करें तो मैदानी भाग जो है यूरोप का है और कितना है
तो वो है 67%। तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल आप सभी को पता है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये। तो संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है अफ्रीका महाद्वीप का सहारा मरुस्थल है, सबसे बड़ा मरुस्थल है। अब इसमें दिया गया है कालाहारी मरुस्थल। तो ये कालाहारी मरुस्थल भी जो है वो अफ्रीकी देश के बोत्सवाना और नामीबिया में फैला हुआ है। और गोबी मरुस्थल की अगर बात करें तो गोबी मरुस्थल एशियाई देश मंगोलिया में है। तथा थार की अगर बात करें तो थार जो है भारत के राजस्थान एवं गुजरात एवं पाकिस्तान के सिंध में फैला हुआ है। ठीक है। और कालाहारी जो मरुस्थल है इसमें एक बुशमैन नामक की प्रजाति पाई जाती है, जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है।